अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर किप्स वर्कशीट में टॉपिक 5 है बेटा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा थर्मोडायनेमिक्स की। और इसमें भी एज यूजुअल आसान एमसीक्यूज भी है, मुश्किल एमसीक्यूज भी हैं। फर्स्ट एमसीक्यू से बेटा स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कह रहा है द रिलेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज। बेटा बहुत ही बच्चों वाली बात है, अब इतनी बच्चों वाली बात भी आपको सिखानी पड़ेगी कि भाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कुछ बात बेटा इजाफे में आपको यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉल कर देता हूँ। याद होगा आप लोगों ने ये साइन कन्वेंशन बेटा पढ़ी हुई है कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। तो ये बात थोड़ी सी मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब लेक्चर स्टार्ट है तो स्टार्ट नहीं आपको बात बता दूं, अब आगे एमसीक्यू आएगा तो फिर आपको रैंडम जवाब मिल जाएगा फौरन। बेटा हीट पॉजिटिव होती है अगर आपका सिस्टम बेटा हीट को एब्जॉर्ब करे, और यही हीट नेगेटिव होती है अगर आपका सिस्टम हीट को रिलीज करे। बेटा आपकी इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है अगर इंक्रीज होगी, और यही आपकी इंटरनल एनर्जी बेटा नेगेटिव होगी अगर डिक्रीज है तो नेगेटिव होगी। बेटा सेम फिर मैं आपसे बात करूंगा, आपका जो वर्क नजर आ रहा है बेटा, वर्क अगर पॉजिटिव होता था तो आप इसको कहते थे सर बाय द सिस्टम वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यही वर्क नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब होगा बेटा ऑन द सिस्टम। तो कुछ बातें जरा ध्यान में रखिएगा ताकि इसके बारे में आपको आइडिया रहे। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या बात कर रहा है। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे बात कर रहा है एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को आपने पढ़ा होगा, कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है वो यूजुअली फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एग्जांपल में काउंट किया जा सकता है। राइट। अगर आप इसमें अगर आप बात करोगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए की वर्किंग ऑफ बाइसाइकिल पंप। बाइसाइकिल का पंप अगर वर्क कर रहा है तो इसमें भी एनर्जी चेंज है, आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। बेटा ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आप खाना खाते हैं, आपका फूड एनर्जी कन्वर्ट होती है, आपके अंदर जो भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, आप हीट सर्दियों में आपको मतलब हीट चाहिए होती है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म भी एग्जांपल है फॉर थर्मोडायनेमिक्स की। जबकि ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है कि ब्रेक्स अप्लाइड बाय एन ऑटोमोबाइल। ब्रेक्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये भी एग्जांपल में आ जाएगा आपके पास फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की, क्योंकि अगर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे भी हीट जनरेट होगी, तो करेक्ट आंसर बेटा ऑल ऑफ दीज होगा। और इसी तरह का एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर 3 नजर आ रहा है, ये भी बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यू बेटा, कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। तो करेक्ट जवाब होगा बेटा एनर्जी, क्योंकि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो स्टार्ट के एमसीक्यूज तो खैर बहुत ही आसान। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 में जब आपसे बात कर रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज करेक्ट, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर स्टेटमेंट की मैं आपसे बात करूं बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, अब अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू को वहां लेफ्ट पे लाके माइनस करूंगा तो डेल्टा यू का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये फॉर्मूला इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब आप मुझे बताइए, आपकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। अब देखो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, डेल्टा यू का मतलब होगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सही है। फिर इक्वल का साइन आ गया, ये रहा इक्वल का साइन। फिर क्या बात कर रहे हैं, द हीटिंग द इज इक्वल द अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, या हीटिंग ऑफ द सिस्टम। हीटिंग ऑफ द सिस्टम का मतलब डेल्टा क्यू हो गया। बीच में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये माइनस आ रहा है, माइनस आ गया। और आगे लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये लिखा हुआ है डेल्टा डब्ल्यू। इनफैक्ट ये सेम स्टेटमेंट बेटा आपको मैंने पढ़ाई है अपने नोट्स के अंदर लिखे मैं आप तमाम लोगों के पास बेटा, कि यही सेम स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा कर आया हूं, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई मुश्किल बात है जो आपको समझ में ना आ रही हो। इशू की बात भी नहीं है। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 4 भी इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बाकी ऑप्शन पे जाहिर सी बात है अगर सी करेक्ट है तो अल्टीमेटली सारे रॉन्ग ही होंगे। मैं आगे बढ़ूंगा अगले एमसीक्यू की तरफ। अगले एमसीक्यू में क्या बोल रहा है, एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स मे बी एक्सप्रेस एज शोन। और एक फॉर्मूला आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस फॉर्मूले को मैं पहले हाईलाइट करता हूँ। फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ नजर आ रहा है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं जस्टिफाई करूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला ये पढ़ा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आप बोलेंगे राइट। डेल्टा क्यू को उन्होंने क्यू से लिखा हुआ है, ये डेल्टा यू आ जाएगा। और वर्क उन्होंने डब्ल्यू से लिखा हुआ है, ये वर्क अगर लेफ्ट पर आएगा तो यहाँ आके माइनस होगा, तो ये बन जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। और डेल्टा यू बराबर हो जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। अब आप मुझे बताइए, ये फॉर्मूला इससे मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है क्यू प्लस डब्ल्यू और यहाँ लिखा हुआ है क्यू माइनस डब्ल्यू। अब एक छोटा सा इशू है, जिस इशू को आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
मतलब अब आपको यहाँ पे सेंटर पे जो साइन बना हुआ नजर आ रहा है, यहाँ सेंटर पे आपके पास पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ये जो बना हुआ नजर आ रहा है ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव होना चाहिए था, तो इक्वेशन से मैच करेगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए अब आपने क्या काम करा, वर्क के साथ माइनस साइन लगाया। अब आप बोलेंगे सर आपने वर्क के साथ साइन क्यों लगाया है, तो आप पढ़िए ना, बात यहाँ पे नजर आ रही है, डब्ल्यू लिखा हुआ नजर आ रहा है, डब्ल्यू इज द वर्डन ऑन द सिस्टम। अब वर्डन आपका ऑन द सिस्टम है, तो अब आप वर्क को माइनस में कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये माइनस और ये माइनस होगा तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो प्लस हो जाएगा और आपकी इक्वेशन मैच कर जाएगी। तो फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, वर्क अब आपके पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो अब आप मुझे जवाब देंगे सर वर्क आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, उसने कहा हुआ भी है कि इन दिस सिचुएशन विच रॉ डिस्क्राइब द वैल्यूज ऑफ द डेल्टा यू क्यू और डब्ल्यू। तीन चीजों की वैल्यूज निकालनी है। अब आप देखो, ये तो पता चल गया वर्क नेगेटिव होगा, या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा, इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। अब इसको जरा जस्टिफाई करेंगे। मजीद अब आपसे कहा, a fixed mass of ideal gas at high pressure is contained in a balloon. The balloon suddenly burst. बलून फट गया और हुआ क्या, causes the gas to expand and cool. बेटा आपकी जो गैस हो रही है वो कूल हो रही है। अब बात को जरा समझिएगा, ये बात आप तमाम लोगों को पता होगी कि आपकी गैस कभी भी एक कूल होती है, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई, उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई। उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। अब आप मुझे मेरी बात का जवाब देंगे, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज के साथ तो साइन आता है माइनस का, क्योंकि आपको याद होगा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो तो पॉजिटिव होती है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो तो नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये हुआ सर वर्क तो नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव आ गया। इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि डिक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली दो ऑप्शन जब मैच कर गया तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन सर हीट को कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो बेटा हीट भी तो आपकी जीरो होगी। आपका बलून बर्स्ट हुआ है, मतलब आपके पास एक बलून था, ये रहा इस तरीके से बलून। इस बलून को ना आपने हीट एनर्जी दी है, ना इसे हीट एनर्जी ली है, यानी इसको ना हीट एनर्जी दी और ना इसे हीट एनर्जी ली, इसका मतलब हीट फ्लो तो आपने कराया ही नहीं है। तो आप खुद जस्टिफाई करो ना, हीट तो आपने फ्लो नहीं कराई, इसका मतलब जो हीट फ्लो है वो आपकी क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब क्यू की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इतना ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था जो आपको समझाने की कोशिश करी। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 6 में क्या कह रहा है, सवाल में आपसे कहा जा रहा है, इन द फिगर कर्व्स ए बी एंड सी डी, दो कर्व बने हुए नजर आ रहे हैं, एक ए बी और एक सी डी बना हुआ नजर आ रहा है, रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। अच्छा, इन दोनों कर्व में से एक आइसोथर्मल का है और दूसरा जो है वो एडियाबैटिक है। वो आपसे पूछना चाह रहा है कि विच कर्व रिप्रेजेंट एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बेटा याद रखिएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का कर्व मैंने आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर में पढ़ाया है, ये बात मैं लिख के भी आपको समझाऊं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक का जो कर्व होता है जस्ट लाइक द आइसोथर्मल होता है, लेकिन ये मोर स्टीपर होता है। मोर स्टीपर का मतलब ये है कि वो ज्यादा नीचे की तरफ आएगा। देखो, अगर ये वाला ग्राफ देखोगे, आप ए से बी वाला कर्व देखोगे, ए से बी वाले कर्व पे अगर आप गौर करेंगे ज्यादा नीचे की तरफ नहीं आ रहा, जबकि सी से डी वाला जो है वो ज्यादा नीचे की तरफ, देखो ना, ए से बी वाला सिर्फ यहाँ तक आ रहा है और सी से डी वाला ज्यादा नीचे तक आ रहा है, इसका मतलब जो ज्यादा नीचे तक आ रहा है वो मोर स्टीपर होगा। तो अब आप जब कर्व को जस्टिफाई करोगे बेटा, तो ऑलरेडी आपको ये बात मैंने पढ़ाई हुई है, जो कम स्टीपर होगा वो आइसोथर्मल का होगा, और जो ज्यादा स्टीपर होगा बेटा वो कर्व कहलाएगा मेरे पास किसका, एडियाबैटिक का कहलाएगा। सो करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्व सी डी। तो सी डी का जो कर्व है वो एडियाबैटिक का है। तो मेरे ख्याल में ये बात भी आप समझ में आ गई होगी। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद 7। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कह रहा है, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और गैस इज यूज टू डैश। अब थोड़ी सी बात इसमें से मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं आपको। आपसे कहा गया कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब मैंने इस तरीके से यहाँ से पिस्टन को फिक्स कर दिया, अब आपका पिस्टन मूव नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताइए, अब जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या ये पिस्टन मूव करके ऊपर जाएगा, आप बोलेंगे सर जा ही नहीं सकता, इसका मतलब वर्क डन तो होगा ही नहीं। आपका जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। उसने कहा ना हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आप हीट देंगे तो वर्क डन तो वो करेगा ही नहीं। तो अब आप बोलेंगे सर वर्क डन नहीं करेगा तो अब क्या करेगा, अब आपके जो अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे ये इसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, मतलब अब आप जो भी हीट एनर्जी देंगे वो सारी की सारी हीट एनर्जी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल होगी। सो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 8 मुझे नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 8 में आपसे कहा,
व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, तो ये तो याद ही होगा बेटा, आइसोबैरिक का मतलब होता है कि हीट सप्लाई करें और प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं आपसे, आपने गैस को हीट दी इस तरीके से, गैस को हीट दी, अब आपकी गैस एक्सपेंड भी करती है और उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। क्योंकि आइसोबैरिक का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आइसोबैरिक का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये याद होगा कि आपके पास कुछ ना कुछ हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और वही हीट बेटा वर्क डन भी करती है, क्योंकि पी डेल्टा वी यहाँ पे शो करता है कि इसको वर्क डन को। ये तो याद ही होगा कि भाई वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी डेल्टा वी। इसका मतलब जो भी हीट एनर्जी देंगे वो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज, वो वर्क डन भी करेगी, वर्क डन बाय द गैस। सो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। यानी आपकी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रही है और वर्क डन भी कर रही है। ये आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा गया, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डैश। देखो प्रेशर और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में अब छोटी सी एक बात करते हैं। मैं एक फॉर्मूले की मदद से चलो मैं प्रूव करता हूँ। मेरे पास ये फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आप बोलेंगे यस सर। वॉल्यूम को यहाँ लाके डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पी इज इक्वल टू एन आर वी अपॉन टी। अब कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, जरा जवाब दीजिएगा। उसने आपसे कहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, एन भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट, भाई नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होंगे, किसी गैस की बात करें तो मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे, गैस उसमें से एस्केप नहीं होगी, यही अज्यूम करेंगे। इसका मतलब अब ये मुझे तीन कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जब मैं अपने फॉर्मूले को लिखूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ में टी आ गया। अब आप मुझे मेरी बात को बेटा जस्टिफाई करोगे कि जो कांस्टेंट नजर आ रहा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोपोर्शन हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ कांस्टेंट हटाओगे प्रोपोर्शन लगाओगे तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये बात आपको बेटा बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, कभी भी दो चीजों के दरम्यान अगर रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है उसका ग्राफ हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन। कभी भी दो चीजों का ग्राफ, दो चीजों का रिलेशन अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका ग्राफ बेटा हमेशा हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन। मैंने इस तरीके से बना के दिखाया प्रेशर और टेम्परेचर। तो अब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा इंक्रीजिंग स्लोप में, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एमसीक्यू नंबर 9 आपको बताया। 9 के बाद 10 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 10 में बहुत ही ज्यादा लॉजिकल एमसीक्यू समझाने का मौका मिलेगा आपसे। उसने कहा आपसे, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज बाय 10%, आप बोलेंगे सर वॉल्यूम को 10% डिक्रीज करा ड्यूरिंग द आइसोथर्मल। आइसोथर्मल की बात तो अब आपको पता ही है बेटा कि भाई टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट है तो इसका मतलब प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अच्छा फिर आपसे उसके प्रेशर की बात कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी बात आपको समझाऊं और कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब जरा बात को समझिएगा और मुझे रेस्पॉन्ड कीजिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक गैस सिलेंडर, मैं आपके सामने एक गैस सिलेंडर बना के दिखा रहा हूँ इस तरीके से। अब मैंने इसका पहले प्रेशर लिखा, मैंने कहा भाई इसका जो पहले वाला प्रेशर है, मैंने इसके पहले वाले प्रेशर को कहा, पहले वाले वॉल्यूम को कहा मैंने इसको वी, जबकि इसका जो पहले वाला प्रेशर था मैंने इसके प्रेशर को लिख दिया पी से। ये रहा इसका पहला वाला प्रेशर पी हो गया। जबकि जब आपने इसके पिस्टन को मूव कराया, अब मुझे बताओ इसका नया वाला जो वॉल्यूम होगा, वो नया वाला वॉल्यूम मैंने लिख दिया V2 और जो नया वाला प्रेशर होगा वो क्या हो गया, P2 हो गया। आप बोलेंगे चलें सर सही है, पहला वाला आपने प्रेशर P और V कह दिया, दूसरा वाला V2 और P2 कह दिया, चाहे तो उसको पहले वाले को P1 V1 कह सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, सवाल आपका सॉल्व हो सकता है। अब आपने वॉल्यूम को कितना डिक्रीज करा है तो वो अब आपको बात बता रहा है। बेटा वॉल्यूम डिक्रीज 10% करने का मतलब है, अब आपको ये बात तो याद होगी कि चैप्टर नंबर 10 में आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, डिक्रीजेज बाय 10%। तो 10% का मतलब होता है 0.1। अब पता नहीं याद है नहीं याद, बेटा कंफर्म कीजिएगा, याद करो, परसेंट हटा देते 10 को 100 से डिवाइड करते थे, आंसर आता था 0.1, यानी 0.1 भी आपने डिक्रीज कर दिया। मुझे बताओ नया वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर नया वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वो बात मैं आपको जस्टिफाई करूंगा, जरा सुनिएगा। सर नया वॉल्यूम निकालने के लिए
पुराने वाले में से, यानी पुराना वाला जो नजर आ रहा है वो V नजर आ रहा है, V में से 0.1 V को माइनस कर दिया तो नया वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, 0.9 V होगा। बात समझिएगा बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मेरे ख्याल में आपने चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एनर्जी पढ़ा हुआ, तो ये एमसीक्यू समझ में आना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि आपने वॉल्यूम को कितना परसेंट डिक्रीज करा, तो आप बोलेंगे सर हमने वॉल्यूम को डिक्रीज करा है 10%। 10% का मतलब होता है 0.1। अब नया वॉल्यूम क्या होगा, तो नया वॉल्यूम निकालने के लिए पहले वाले वॉल्यूम में से V में से 0.1 V को माइनस करा तो आंसर आ रहा है 0.9 V। आप बोलेंगे चले सर से ये बात मान लेते हैं। अब मैं कुछ और बात आपसे शेयर करूंगा। क्या आपने इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम का ये फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो आप बोलेंगे ये सर पढ़ा है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। अब आप मुझे मेरी वैल्यूज बताइएगा। जो पहला वाला प्रेशर नजर आ रहा है इसको कहेंगे P1, जो पहला वाला वॉल्यूम नजर आ रहा है इसको कहेंगे V1। तो P1 V1 की जगह पे P और V आ गया, जबकि बाद वाला प्रेशर P2 निकालना है और V2 की जगह पे आ जाएगा बेटा 0.9 V। वो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, V2 की जगह पे कौन आ जाएगा, 0.9 V। अच्छा, अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिएगा जरा क्या हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर V से V क्या हो गया, कैंसिल। मुझे बताइए मुझे P2 निकालना है, तो मैं P2 कैसे निकालूं। आप बोलेंगे सर ये पहले बच गया P इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाय 0.9। 0.9 को मान लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 1/0.9 मल्टीप्लाई बाय P। चलो अभी एकदम से इतना मुश्किल हो गया होगा, रुक जाओ बेटा, आप लोग बहुत अक्लमंद लोग हैं, आप लोगों को एक बार बताने पड़ती है। ये देखिएगा P/0.9 इज इक्वल टू P2। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, P/0.9 को 9/10 आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। अब ये 10 यहाँ से अगर ऊपर आ जाएगा तो P2 का जो फॉर्मूला, P2 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 10/9P। ये अब आपने दूसरा प्रेशर निकाला है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि उसका दूसरा प्रेशर आपने निकाल के दिखा दिया, लेकिन सवाल अभी भी इनकम्प्लीट है। अच्छा खासा आपका सवाल मुश्किल था, मैं सवाल को ज्यादा लंबी करना चाह नहीं रहा, लेकिन अब खुद बेटा मजबूरी है मुझे, क्योंकि सवाल आपको पूरा डिटेल में बताना है। अब उसने आगे कहा हुआ है सवाल के अंदर कि भाई आपका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा या वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, यही कह रहे हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज निकालने के लिए आपको चेंज निकालना पड़ेगा। अब ये जो चेंज निकालेंगे इस चेंज को कहते हैं, कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो ये कहलाता है, या आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसका नाम भी सुना होगा, फ्रैक्शनल चेंज। आप बोलेंगे यस सर ये तो हमने सुना हुआ है फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज क्या कहलाता है, दोनों को माइनस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए इनिशियल से, ये होता है फ्रैक्शनल चेंज। अब आप इसको सॉल्व करवाइए जरा मुझे। दोनों को माइनस करना है और डिवाइड करना है इनिशियल से। दोनों को जो ये होता है ना भाई, भाई फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आपने ये पढ़ा हुआ है, याद कीजिएगा मेरी बात को कंफर्म याद करना बेटा, डेल्टा L/L होता था, डेल्टा L/Li, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सेम वही काम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। बताओ P2 की जगह कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर P2 की जगह आएगा 10/9P माइनस P1 की जगह पे P आएगा, जबकि नीचे वाले P1 की जगह पे भी सिर्फ P आ गया। अब कुछ जस्टिफाई आप बेटा मेरी बात को करोगे, ये 9P को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, एलसीएम अगर आप लोगे हो जाएगा 10P माइनस 9P/P, और फिर होल डिवाइडेड बाय मेरे, सॉरी, डिवाइडेड बाय 9 आएगा, मिस्टेक कर दी, डिवाइडेड बाय 9 और डिवाइड में आ जाएगा P। ऊपर जब आप बेटा माइनस करेंगे 10P में से 9P को माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेगा मेरे पास कौन, P/9 होल डिवाइडेड बाय P। P से P कैंसिल होगा तो ये बच जाएगा मेरे पास कौन, 1/9। आप बोलेंगे सर क्या अब सवाल कंप्लीट हो गया, मैं कहूंगा बेटा अभी भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। याद कीजिएगा बेटा फ्रैक्शनल चेंज हमेशा निकाला जाता है परसेंट के अंदर। फ्रैक्शनल चेंज जब भी निकालते हैं तो परसेंट में निकालते हैं। अब इसको परसेंट में करने के लिए बेटा आपका जो भी आंसर आएगा इस आंसर को मल्टीप्लाई बाय 100 आपको करना पड़ेगा। तो अब मैं आखिरी बात बेटा थोड़ी सी जस्टिफाई करवा दूं आपको, इसको परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए इसको आपने 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100 करा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1/9 मल्टीप्लाई बाय 100, पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 9, ये ऐसे हो जाएगा, 1 इधर कैरी आएगा तो ये 10 बनेगा। फिर इसको करेंगे तो ये भी होगा 9 1 9, इसका मतलब 11। अरे आप पता नहीं ये भी समझ में आ रहा नहीं होगा बेटा, एक ना दोबारा बताता हूँ कि आप लोगों को समझाना भी तो एक कमाल की बात है। देखो ये 100 लिखा हुआ है, ये तो 9 से कैंसिल हो गया, ये 10 होगा तो 9 1 9 आएगा, 1 इसके पास आ जाएगा। फिर ये 10 से कैंसिल होगा तो ये 1 आ जाएगा। याद करो मैंने 9 की टेबल के डिवीजन में सिखाया था कि अगर डिफरेंस 1 का बचता है तो आगे आगे आप क्या लगाते थे, 0.11 लगाते थे। जैसे मैं आपको पढ़ा कर रहा हूँ ना, मैं 10 को 9 से डिवाइड करूंगा, 9 1 9, और ये भी होगा 9 1 9। 10 और 9 में डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो आगे 0.11 लगा देंगे।
जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 11/9, अब बताओ मुझे क्या है, नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर भी 9 × 1 = 9 होगा। अब मुझे बताओ 11 और 9 में डिफरेंस 2 का है। भाई ऐसी है ना, ऊपर वाले 11 और 9 में डिफरेंस 2 का है, तो आंसर आ जाएगा 0.22। डिफरेंस होगा तो 0.33 का, अब ये बात आपको पता है। तो इसका मतलब जो आंसर आना चाहिए वो आंसर क्या आना चाहिए, 11.11%। तो ये सवाल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी अब आप मुझे बताओ 11.11 के दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक सी नजर आ रहा है, एक डी। बेटा अब ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो अब आप जवाब मुझे दे सकते हो कि भाई आपने वॉल्यूम को डिक्रीज करा है। अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो प्रेशर इंक्रीजेज बाय 11.11%। ये एक एक्सट्रीम लेवल का सवाल था। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि बेटा पीएमसी के टेस्ट में इस तरह का सवाल आना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के सवाल अगर आता भी है इस तरह का सवाल, तो आपके 56 एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू ऐसा होगा। तो अब आप अपने क्यों 56 एमसीक्यू में से एक एमसीक्यू की वजह से आप अपने 55 एमसीक्यू खराब करोगे। तो 55 एमसीक्यू तो आपको अच्छे से करना है। अगर इस तरह का एमसीक्यू आता भी है तो छोड़ दीजिए, आप तुक्का लगाइए, इसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग विच प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द रिमेन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटा वॉल्यूम जिसमें कांस्टेंट रहता है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होता, वर्क डन जीरो होता है। और इसका फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। यानी आप जो भी हीट सप्लाई करते हैं बेटा, वो सारी की सारी हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वर्क डन में। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कह रहा है, इन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिवन बिलो, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और आइसोबैरिक प्रोसेस, इन तीन प्रोसेस के बारे में बात करनी है लाइन से, कौन कौन से प्रोसेस हैं। तो आइसोकोरिक के अगर ग्राफ की बात करूं तो ये जो मुझे नजर आ रहा है, ये आइसोकोरिक नजर आ रहा है। आइसोकोरिक क्यों नजर आ रहा है, अब आप इस ग्राफ में देखिए। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर इस ग्राफ में ये हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ ग्राफ ऊपर जा रहा है। ग्राफ ऊपर जाने का मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसका मतलब ये ग्राफ तो हो गया आइसोकोरिक का, डी से सी तक। अच्छा, आइसोकोरिक के फौरन बाद आइसोथर्मल आएगा, तो आपने पढ़ा है बेटा आइसोथर्मल का जो कर्व होता है, ये हमेशा हाइपरबोला बनता है। तो ये जो कर्व बना हुआ नजर आ रहा है, ये मेरे पास आइसोथर्मल का हो गया, मैंने एक्स के ऊपर आइसोथर्मल लिख दिया। जबकि अगर वो बी से ए आ रहा है, तो ये जो प्रेशर ग्राफ बना हुआ नजर आएगा आपके पास, इस ग्राफ के बारे में अगर बात करेंगे, तो ये जो ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है ये आइसो बैरिक है, क्योंकि इसमें सेम प्रेशर है। यानी अब आप कहाँ से कहाँ चलते हुए आ रहे हैं, तो आप मुझे जवाब देंगे सर हमने चलना शुरू किया डी से सी पे, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, डी से सी। फिर हमारे सी से बी पे, तो ये रहा सी से बी। और फिर हमारे बी से ए पे, तो ये रहा बी से ए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13। आसान सा सवाल है, आपको सवाल समझाएंगे। एमसीक्यू में कहा गया, अ गैस डज 10 जूल्स ऑफ एक्सटर्नल वर्क इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी वर्क डन की वैल्यू आपको दे रहा है कितना जूल्स, 10 जूल्स। और आपसे कह रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए, मतलब डेल्टा यू बता के दिखाई, निकाल के दिखाइए। जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस में ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि हीट की वैल्यू नहीं होती। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपने डेल्टा क्यू की जगह पे जीरो रखा, डेल्टा यू मुझे चाहिए था, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे कौन आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अभी 10 वहां जाके क्या होगा, -10। तो -10 इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू -10 जूल्स। अब आपके पास जो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -10 जूल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 13 एमसीक्यू का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 14 में अब आपसे कह रहा था, अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज द चेंज रिप्रेजेंटेड बाय। अच्छा, वो चार स्टेजेस बता, मतलब तीन स्टेजेस आपको बता रहा है, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स। अच्छा, इसमें से अगर मैं कर्व की बात करूं कुछ इस तरीके से, अगर मैं ऐसे कर्व बना के लिखा हूं, ये दो कर्व मैंने बना के लिखा है, और मैंने इसको लिखा आप वाई हैं, आप एक्स हैं और आप जेड हैं। इसमें से इतनी बात तो आपको पता है, मैं क्यों ऑलरेडी आपको बढ़ा कर आया हूँ। इसमें से जो कर्व ज्यादा स्टीपर होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, वो कर्व हमेशा एडियाबेटिक का होता है। यानी नीचे वाला जो कर्व है वो एडियाबेटिक का होना चाहिए, और जो ऊपर वाला कर्व है वो आइसोथर्मल का होना चाहिए। ऑलरेडी आपको लेक्चर में पढ़ाया है कि जिसका कर्व जो है वो ज्यादा स्टीपर होगा, जो ज्यादा नीचे की तरफ आएगा, वो कर्व आपके पास किसका कहलाएगा, वो कर्व मेरे पास कहलाएगा एडियाबेटिक का। तो एक बात तो कंफर्म है, अगर आप एक्स से वाई की बात करेंगे, तो एक्स से वाई तक ये वाला जो कर्व नजर आ रहा है ये एडियाबेटिक का होना चाहिए। इस कर्व के बारे में कहा कि सर ये पहला वाला एडियाबेटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आइसोथर्मल लिखा हुआ है, आइसोथर्मल नहीं होगा, एडियाबेटिक होगा। जबकि जब वो वाई से जेड आ रहा है, तो वाई से जेड जाहिर सी बात है, अगर वो एडियाबेटिक हो गया, तो
ये वाई से जेड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए। आइसोथर्मल, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों के अंदर आइसोथर्मल आइसोथर्मल लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। जबकि जब आप Z से X की तरफ आएंगे तो मुझे मेरी बात कंफर्म कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात में से यहाँ प्रेशर होना चाहिए था, यहाँ प्रेशर लिख देते हैं, यहाँ प्रेशर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, इस तरीके से प्रेशर आना चाहिए। सही। जब आप Z से X आ रहे हैं बेटा, तो ये जो नजर आ रहा है, ये ग्राफ जो बना हुआ नजर आ रहा है, ये कहलाता है कांस्टेंट प्रेशर का। इस ग्राफ के बारे में मैंने लिखा, क्योंकि इसमें प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है, पहली बात तो मैंने आपको बताई, सर ये ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर का है। अब कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ कैसे, तो इतनी बात तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, ग्राफ ऐसे बना हुआ है, और अगर ऐसे लाइन बनी हुई होती है तो ये हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, और अगर हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है तो इसका मतलब ये कर्व कांस्टेंट प्रेशर का हो गया। अच्छा, अब क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, आपके सामने ना ग्राफ पीछे की तरफ आ रहा है, ऐसे ग्राफ यू बना हुआ है, और ग्राफ पे जब एरो बना हुआ नजर आ रहा है, ये एरो बता रहा है कि वॉल्यूम पीछे की तरफ आ रहा है, और वॉल्यूम पीछे की तरफ आने का मतलब है, ये चीज शो करती है किसको, कंप्रेशन को। यानी कंप्रेशन तो हो रही है, लेकिन कंप्रेशन किस पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। सो करेक्ट आंसर मुझे ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है। अब देखो, जस्टिफाई करो बात को। एक्स से जेड नजर आ रहा है, ये सॉरी, एक्स से वाई नजर आ रहा है, ये रहा एक्स से वाई, तो ये कहला रहा है मेरे पास एडियाबैटिक। जबकि वाई से जेड नजर आ रहा है, तो वाई से जेड वाला कहला रहा था आइसोथर्मल, और तीसरा वाला मैंने बताया कि कंप्रेशन हो रही है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आएंगे, एमसीक्यू नंबर 15। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कह रहा था, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अ गैस, गैस के 2 मोल्स आपको बता रहा है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी डिक्रीज बाय 2 जूल्स। आप बोलेंगे सर ये तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दे रहा है, इंटरनल एनर्जी का मतलब डेल्टा यू की वैल्यू दे रहा है 2 जूल्स, और आपसे कह रहा है क्या निकाल के दिखाइए, वर्क डन निकाल के दिखाइए। लेकिन अब मसला क्या है बेटा, जरा वो मसला समझिएगा। उसने कहा है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, डिक्रीज होती है तो साइन किसका आता है, माइनस का आता है, पहली बात। दूसरी बात, आप एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक में जो आपका वर्क डन होता है, सॉरी, एडियाबैटिक में जो हीट फ्लो होता है, यानी डेल्टा क्यू की वैल्यू है, वो डेल्टा क्यू की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, मतलब हीट फ्लो होता ही नहीं है एडियाबैटिक के अंदर। तो जब आप इसके बारे में अब लिखेंगे, तो फॉर्मूला बनता हुआ आपको नजर आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की जगह पे जीरो आएगा, डेल्टा यू की जगह पे आ जाएगा मेरे पास -2, और डेल्टा डब्ल्यू निकाल के दिखाना है। अब -2 अगर वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। सो डेल्टा डब्ल्यू का जो आंसर मेरे पास आएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 जूल्स। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। तो सिर्फ जो ट्रिकी बात थी वो डिक्रीज वाली बात थी, क्योंकि अगर आप डिक्रीज नहीं पढ़ते तो आप प्लस लिख देते, और जब प्लस लिखते तो आपका आंसर माइनस में आ रहा होता, तो ये फिर आपसे गलती हो सकती थी। तो इस बात का आपको ख्याल करना पड़ेगा कि कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज, कब प्लस आना चाहिए, कब माइनस आना चाहिए। और एमसीक्यू नंबर 16 तो खैर बहुत ही आसान नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, बॉयज लॉ की आपसे बात कर रहा है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज एक्सप्रेस एज, तो आपने पढ़ा है प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर कांस्टेंट लिखा हुआ होता, अगर कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट जब आता है जब इस इक्वल टू लिखा हुआ है, इस तरीके से P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V। सो ऑप्शन नंबर सी हो सकता था, ऑप्शन नंबर सी कब हो सकता था, अगर यहाँ पे ऐसे इस इक्वल टू लगा हुआ होता फिर हो जाता, लेकिन इस इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो गया। एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कर्व ऑफ द बॉयज लॉ, बॉयज लॉ का कर्व कौन सा है। एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द बॉयज लॉ। तो बॉयज लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का अगर कर्व बनता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये कर्व तो बिल्कुल सही बना हुआ है, ये आपके पास बनता है हाइपरबोला, ऑप्शन नंबर ए। जबकि ऑप्शन नंबर बी भी सही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये भी सही है, क्योंकि याद होगा आपको, वी और 1 अपॉन पी और 1 अपॉन वी का जो ग्राफ बनता था, ये ग्राफ बनता है आपके पास स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तीसरा ग्राफ शायद आप बिल्कुल लाइफ में पहली दफा देखेंगे, इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहेगा ये, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ये ग्राफ भी सही है। ये ग्राफ जो बना हुआ है, ये पीवी और पी के दरमियान बना हुआ है। अब आप तमाम लोगों ने पढ़ा है बेटा बॉयज लॉ में, बॉयज लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आप बोलेंगे यस सर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। मुझे बताइए, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अब अगर पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। तो ये कर्व आपके लिए पहली दफा है, इससे पहले आपने लाइफ में शायद नहीं पढ़ा हो, और पहली दफा इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। अब ये क्योंकि हमारे पास अभी इस वक्त वैल्यूज नहीं है, अगर आप वैल्यूज होंगे आपके पास तो आप इसको प्लॉट कर सकते हैं कि भाई प्रेशर की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है। आप उसको जब प्लॉट करेंगे तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे पास क्या, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब ए बी सी डी ऑल दीज आंसर है करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18। एमसीक्यू नंबर 18 आपसे कह रहा है स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन एन आइडियल कैन एक्सपेंड फ्रॉम द वॉल्यूम V1 टू V2 इन थ्री डिफरेंट वेज। मतलब मैं आपसे अगर इनकी ग्राफ से रिलेटेड बात करूं, ये रहा प्रेशर, ये रहा मेरा वॉल्यूम। अब आपसे कह रहा है तीन प्रोसेस में वर्क डन हुआ है। पहला वाला जो प्रोसेस नजर आ रहा है, पहला वाला प्रोसेस जो कहलाएगा वो कहलाएगा आइसोथर्मल, सेकंड वाला आइसोबैरिक और फिर एडियाबैटिक। मैं अगर इनके ग्राफ आपके सामने बना के दिखाऊं, मैंने इस तरीके से एक ग्राफ बनाया। अच्छा, ये जो ग्राफ नजर आ रहा है ये ग्राफ कहलाएगा मेरे पास आइसोबैरिक का। सेम यहाँ पे एक ग्राफ और बना हुआ नजर आ रहा है, ये जो ग्राफ नजर आ रहा है ये ग्राफ कहलाएगा मेरे पास आइसोथर्मल का। ये और ज्यादा अगर स्टीपर बना हुआ होता तो ये बात आपने पढ़ी है, अगर और ज्यादा स्टीपर होगा तो वो कहलाता है मेरे पास किसका, तो आप बोलेंगे सर ये कहलाता है मेरे पास एडियाबैटिक का। और जबकि अगर बिल्कुल ऐसे वर्टिकल बना हुआ हो तो ये कहलाता है ग्राफ मेरे पास किसका, आइसोकोरिक का। आप बोलेंगे ये सर बिल्कुल आपने चार प्रोसेस के नाम बता दिए, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, चारों के मैंने बारे में डिस्कस करके आपको बताया। इन चारों के बारे में देखने के बाद अब मैं चारों के बारी बारी करके वर्क डन बताऊंगा। अच्छा, चारों के वर्क डन भी बेटा आपको बता रहे हैं। आइसो थर्मल का जो वर्क डन बता रहा है वो W1 बता रहा है, ये रहा W1 आइसोबैरिक का वर्क डन हो गया। आइसो थर्मल का जो वर्क डन बता रहा है वो ये रहा है, इसको भी मैं लिख के दिखाऊं। आइसो थर्मल का वर्क डन बता रहा है W, नहीं मैंने मिस्टेक कर दी शायद, W1 आइसो थर्मल का बता रहा है, आइसोबैरिक का बता रहा है W2, और एडियाबैटिक का बता रहा है W3। अच्छा, अब एक बात मैं अगर छोटी सी आपसे शेयर करूं तो उस बारे में जरा देखिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। आप तमाम लोगों ने ये बात पढ़ी है, अगर प्रेशर वॉल्यूम कर्व का अगर आप एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, लेट सपोज ये पीवी कर्व में बना रहा हूँ, इस पीवी कर्व के अंडर बेटा जो भी एरिया आता है, जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे एंड हो रहा है, यहाँ तक का ये जो एरिया बना हुआ नजर आ रहा है, इस एरिया को अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये एरिया बेटा, ये जो एरिया नजर आ रहा है ये एरिया वर्क डन को शो करता है। ये जो एरिया नजर आ रहा है मैंने इसके बारे में लिख के दिखाया, ये एरिया कहलाता है मेरे पास कौन, वर्क डन कहलाता है। अब आप मुझे बताओ इन चारों ग्राफ में देख के सबसे ज्यादा एरिया कौन से ग्राफ का आ रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा जो एरिया आ रहा होगा वो ये आइसोबैरिक का आ रहा होगा। आइसोबैरिक में सारे शामिल होंगे, इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वर्क डन होगा वो आइसोबैरिक का होगा। तो आइसोबैरिक के वर्क डन का मतलब मैंने इसको लिख के दिखाया, सबसे ज्यादा वर्क डन होगा W2। उसके बाद इससे कम जो होगा वो जाहिर सी बात है, वर्क डन जो नजर आ रहा है वो आइसोथर्मल का नजर आ रहा है, तो आइसोथर्मल का मतलब ये हो जाएगा W1। जबकि इसके बाद वाला जो तीसरे नंबर पे होगा सबसे कम जो वर्क डन होगा, क्योंकि सबसे कम जो एरिया बनेगा वो एडियाबैटिक के नीचे बनेगा, इसका मतलब सबसे कम वर्क डन एडियाबैटिक का होगा, और एडियाबैटिक के वर्क डन का मतलब W3 होगा। अब ऐसा जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी W2 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम W1 है, और सबसे कम जो है वो W3 होगा। तो मेरे ख्याल में ये बात अब आपको क्लियर होगी, इतनी कोई मुश्किल बात आपके पास नहीं थी। और एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे कह रहा है इफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आप लोगों ने तमाम लोगों ने मेट्रिक क्लास से पढ़ा हुआ है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी, सॉरी मोल की बात करें तो एन सी डेल्टा टी होगा, मैंने इस तरीके से लिखा। उसने कहा है बेटा वन मोल, तो एन की जगह पे तो वन आ जाएगा। अच्छा, आगे उसने कहा है कांस्टेंट प्रेशर, तो ये सी से सी पी हो जाएगा, ये डेल्टा टी, और क्यू के साथ ही मैंने पी लिख दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आंसर क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला बनेगा क्यू पी इज इक्वल टू सी पी और डेल्टा टी। सो करेक्ट आंसर जो मैच करता है वो ऑप्शन नजर आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू भी आपके लिए आसान हो गया। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद 20 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे कहा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। बेटा 1 kg का मतलब याद है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिट मास, और यूनिट मास का ये बात आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो भी हीट चाहिए वो हीट कहलाती थी आपके पास स्पेसिफिक हीट।
सो करेक्ट आंसर तो आपको खुद ही यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर आपको बना के दिखाऊं, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला है। जबकि आपने एक और बात पढ़ी होगी बेटा, ये बात इसी में ऐड कर देता हूँ मैं। स्पेसिफिक हीट को एक और नाम से पुकारते हैं जो कहलाती है मेरे पास कॉमन स्पेसिफिक हीट, यानी सिंपल स्पेसिफिक हीट भी कहलाती है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट, या फिर कॉमन स्पेसिफिक हीट भी कहलाती है। एमसीक्यू नंबर 21 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, 21 एमसीक्यू भी देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे कह रहा है द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7R/2, यानी सीपी की वैल्यू आपको गिवन करी, सीपी इज इक्वल टू 7R/2। और आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम इज डैश। मतलब बेटा रेशियो का रेशियो का मतलब होता है दो चीजों को डिवाइड करना। किस किस को डिवाइड करना उसने कहा, एक कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी उसने आपसे फरमाइश करी है सीपी और सीवी दोनों का डिफरेंस निकाल के दिखाइए, दोनों का डिफरेंस क्या होगा। अब इसमें छोटी सी इशू की बात जो है बेटा, हमें सीपी तो पता है बट हमें सीवी नहीं पता, तो हमें पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी की जगह पे आ जाएगा 7R/2 माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर को यहाँ बुलाएंगे, सीवी को राइट पे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 7R/2 माइनस आर इज इक्वल टू सीवी। इस तरीके से लिखा आपने बेटा। ये 2 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7R माइनस 2R/2 इज इक्वल टू सीवी। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कौन, 5R/2। अब आप यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए बेटा। सीपी अपॉन सीवी का मुझे रेशियो चाहिए। सीपी की वैल्यू जो नजर आ रही है, सीपी की वैल्यू लिख के दिखाएंगे। सीपी की वैल्यू मुझे नजर आ रही है कितनी, 7R/2, और सीवी की वैल्यू नजर आ रही है मुझे 5R/2। अब आप इसमें कैंसिलेशन कर लीजिए बेटा। 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, आर से आर को कैंसिल कर दिया, जो बचता हुआ नजर आ रहा है वो कौन है, 7/5। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल सवाल था आपके लिए ये। अगले एमसीक्यू की तरफ आएंगे। अगले एमसीक्यू एमसीक्यू नंबर 22। अब इसमें आपको दो इक्वेशन दे रहा है, सीवी माइनस सीवी एंड सीवी अपॉन सीवी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू डैश। अच्छा पहले तो इसको सही कर दें, ये जी नहीं है बल्कि गामा होगा। अच्छा ये तो अब आपको पता है सीवी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इसका मतलब पहला ऑप्शन आर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है सीवी अपॉन सीपी। अब आपको ये बात पता होगी बेटा, गामा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी अपॉन सीवी, ये आप सबने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सीवी अपॉन सीवी लिखा हुआ है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे। अब अगर आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास, मैंने इसको और करके लिखा है 1/, गामा, और ये बनेगा सीवी अपॉन सीपी। आप बोलेंगे ये सर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब अगर गामा यहाँ नीचे से ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा गामा इनवर्स, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा इसको मैच कीजिएगा। ये बन जाएगा मेरे पास, गामा अगर ऊपर आएगा तो ये बनेगा गामा इनवर्स इज इक्वल टू सीवी अपॉन सीपी। अब आप मुझे बताइए, जो ऑप्शन मैच होते हुए नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं, जिसको मैं बबल में इस तरीके से करके लिख रहा हूँ कि भाई सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एंड सीवी अपॉन सीवी इज इक्वल टू गामा इनवर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगले एमसीक्यू की तरफ आएंगे। अगला एमसीक्यू, विच इज द करेक्ट रिलेशन। तो ये तो मैं अभी ऑलरेडी आपको पढ़ा कर आया, मेरा नहीं ख्याल इतनी कोई मुश्किल बात है इस सवाल में। यहाँ पे आप वाज़ेह तौर पर ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, क्योंकि गामा बराबर होता है सीपी अपॉन सीवी के। और गामा की वैल्यूज भी आपको याद होंगी बेटा, गामा की वैल्यू होती है 1.66, गामा की वैल्यू होती है 1.4 एंड गामा की वैल्यू होती है 1.33। ये वैल्यूज आपको याद कराएंगे, पता नहीं अभी आपको याद है नहीं याद। 1.66 होती थी मोनोटॉमिक के लिए, मोनोटॉमिक मतलब सिंगल अगर एटम होता है। 1.4 होती थी डायटोमिक के लिए, और 1.33 होती थी मेरे पास पॉलीटॉमिक के लिए। इसी के बाद अगला एमसीक्यू मुझे नजर आ रहा है। अगला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, अगले एमसीक्यू में कह रहा है फोर स्टूडेंट फाउंड सेट ऑफ सीपी एंड सीवी। अब आगे यूनिट बता रहा है कैलोरी पर डिग्री एज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट। बेटा इसको करेक्ट करने का तरीका ये होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब ये फॉर्मूला कैसे हेल्पफुल होगा, तो ये भी तो बात देखिए ना बेटा, कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बेटा हमेशा सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है सीवी से। ये बात आप सबको पता है। यानी वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सीपी की वैल्यू ज्यादा है। मुझे पता ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे सीपी की वैल्यू कम है। ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, उसमें सीपी बराबर है। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सीपी की वैल्यू कम है। सो करेक्ट आंसर जो नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी नजर आएगा। मेरे ख्याल में तो अब ये
बड़ा लॉजिकल सा एमसीक्यू बन गया कि इतनी छोटी सी लॉजिक अप्लाई करी और आप उसमें से करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 24 के बाद 25 से ऑनवर्ड आगे बढ़ेंगे। 25 में आपसे कह रहा है, इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस आगे आपसे बोल रहा है, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ डैश। बेटा याद रखिएगा, आइडियल गैस में आप सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करते हैं। आइडियल गैस में आप पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर नहीं करते। यानी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसको आप कंसीडर नहीं करते। जो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं आप, सिर्फ और सिर्फ ओनली काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर करते हैं। सो करेक्ट आंसर अगर मैं इस ऑप्शन का पूछूंगा तो यकीनन आप मुझे जवाब देंगे सर, इस एमसीक्यू का करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। और सेम एमसीक्यू नंबर 26 भी नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 26 में आपसे कह रहा है, इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल पोजेसेस व्हाट, तो आप जवाब देंगे सर ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसने आइडियल गैस का है। आइडियल गैस के अलावा अगर होता रियल गैस होता तो फिर बोथ ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन अब जब आइडियल गैस की बात करेंगे तो हर सूरत में ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 27 से ऑनवर्ड बढ़ेंगे। 27 में क्या कह रहे हैं, 27 देखेंगे। 27 में उसने कहा, विच वन इज ट्रू फॉर इंटरनल एनर्जी। अच्छा, आप इसमें आइडियल गैस की बात नहीं कर रहे, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पढ़ते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। भाई इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन किससे, काइनेटिक एनर्जी से। ये बात आपने पढ़ी है, जितनी ज्यादा आप काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला भी तो पढ़ा है आपने। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी, मतलब आपकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी बेटा स्टेट फंक्शन भी है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। देखो, अगर इनिशियल इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, मतलब उसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, उसका फाइनल वॉल्यूम कितना है, उसकी मतलब होता है ना इंटरनल एनर्जी। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर बता दूं कि भाई इनिशियली पहले यहाँ पे था, इस वक्त कुछ और इंटरनल एनर्जी होगी। जब ये सिस्टम एक्सपेंड हो गया, इस वक्त कुछ और इंटरनल एनर्जी होगी। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों पे डिपेंड करती है। अब क्योंकि सी और बी करेक्ट नजर आ रहे हैं तो आप बोलेंगे सर ए भी करेक्ट होना चाहिए। और ए में अब जो आपसे बात कर रहे हैं, में क्या बोल रहा है, इट इज द सम ऑफ द ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम। देखो आइडियल गैस में तो सिर्फ आप काइनेटिक एनर्जी कंसीडर कर रहे हो, लेकिन इसमें आइडियल गैस की बात नहीं करी, उसने इंटरनल एनर्जी की बात करी। तो इंटरनल एनर्जी में सारी एनर्जीज का सम कंसीडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जब आप मार्क करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना ए ना बी ना सी, बल्कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इतना कोई मुश्किल खास एमसीक्यू नहीं था, याद करने वाला था। 27 के बाद पढ़ेंगे 28। 28 एमसीक्यू में आपसे कह रहा है, इफ टू सिस्टम एक्स एंड वाई आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, दो सिस्टम्स आपके सामने अगर मैं बना के दिखाऊं, ये रहे मेरे पास पहला सिस्टम। ऐसे मैंने दो सिस्टम बना के दिखा है। अच्छा, दोनों के नाम बता रहे हैं, एक का नाम एक्स बोल रहा है, एक का नाम वाई बोल रहा है। और दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जो टेम्परेचर इसका है वही टेम्परेचर इसका है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर है। अब आपने दोनों को हीट करा, उसने कहा ना आपसे, उसने आपसे डिफाइन करके दिखाया, इफ एक्स इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आपने हीट किया बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब अगर आप इसको हीट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कहलाता है सीवी। जबकि वाई को जब आपने हीट करा, तो वाई को हीट करा कांस्टेंट प्रेशर, तो ये कहलाता है मेरे पास सीवी। आपने इसको भी हीट करा, तो एक कहला रहा है मेरे पास सीपी, एक कहला रहा है मेरे पास सीवी। मैंने दोनों आपके सामने बना के रखा है। अब आप इतने तो बात का जवाब दे सकते हो, कौन ज्यादा होता है, तो आप बोलेंगे सर सीपी हमेशा ज्यादा होता है सीवी से। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। अब सीपी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब हीट भी ज्यादा किसकी होगी, वाई की हीट ज्यादा होगी, और एक्स की जो हीट है वो कम होगी। भाई यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कौन ज्यादा है, सर सीपी ज्यादा है सीवी से। अब अगर सीपी ज्यादा है तो क्यू वाई भी ज्यादा होगा, यानी वाई की हीट ज्यादा होगी, तो मैंने वाई की हीट ज्यादा बना के दिखाई। अब ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा वाई की हीट ज्यादा वाला, ए और सी तो हो नहीं सकता, या तो बी होगा या फिर डी। और उसने इस बात को डिफाइन किया बेटा, उसने कहा कि भाई जब उसने एनर्जी स्टोर कर ली, उसने कहा ना, एंड अगेन फाइनली मेंटेन एट थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में पहले भी थे और थर्मल इक्विलिब्रियम में बाद में भी है।
अब मेरी बात को समझिएगा और जवाब दीजिएगा। अब दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे दोबारा हैं। अब अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सर दोनों की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी, यानी जो एनर्जी एक्स में होगी वही एनर्जी वाई में। देखो ना भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब सेम टेम्परेचर। अब जब दोनों का टेम्परेचर सेम है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। अब पता नहीं बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मैं बात को थोड़ा सी लंबी करके दिखाऊंगा आपको। देखो आपने पढ़ा है ना काइनेटिक एनर्जी का, आपने पढ़ा होगा इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है इस तरीके से। मैं लिख के दिखाऊं, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है किससे, टेम्परेचर से। इसका मतलब ये हुआ सर जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम तो दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम, और जब दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम तो यू एक्स बराबर होगा यू वाई के। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे ख्याल में बड़ा लॉजिकल सवाल, आप जैसे लोगों के लिए इतने मुश्किल मुश्किल सवाल आपको मैं करवा रहा हूँ, मुझे भी हैरत होती होगी कि आप लोगों को हैरत होती होगी कि इतने मुश्किल आपको समझ में आ रहा है। बहरहाल, एमसीक्यू नंबर 29। 29 में आपसे कह रहा है द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन इट्स टेम्परेचर इज डैश। देखो मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले लिख कर आया था, आपकी इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किससे, टेम्परेचर से। उसने कहा आपसे मुझे इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, इंटरनल एनर्जी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर नजर आ रहा है वो 273 केल्विन नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर नजर आ रहा है वो 273 केल्विन। देखो 0 केल्विन तो कम है, ये तो केल्विन भी माइनस में लिखा हुआ है। इसको अगर केल्विन में करेंगे तो -273 में प्लस करेंगे 273, तो ये आंसर आएगा 0 केल्विन। तो ये भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है एन आइडियल गैस इज प्रेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स इंटरनल एनर्जी डैश। मतलब अब आपसे बोल रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा मेरी बात बार बार मैं बोल रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से, और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से। यानी अब जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ जरा उसको सुनिएगा। उसने कहा कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो होगा। तो आपकी जो सिर्फ इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसमें चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हुआ सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, यानी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। रिमेन सेम या फिर कांस्टेंट लिखें, एक ही बात है। मेरे ख्याल में ये अब आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 30 आपको समझाया। 30 के बाद 31 देखेंगे। 31 में आपसे कह रहा है इफ 20 जूल्स ऑफ वर्क इज डन ऑन अ गैस। बेटा याद है ना, वर्क डन ऑन द सिस्टम आपके पास नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू दे रहा है, लेकिन माइनस में दे रहा होगा -20 जूल्स। मैंने कहा ना वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर ऑन द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा। जबकि ये आपको कह रहा है 40 जूल्स ऑफ हीट वॉज रिलीज। बेटा हीट अगर रिलीज करता है तो वो हीट भी होती है माइनस में। ये बात भी आपने पढ़ी है, क्या ये बात नहीं याद आ रही, अगर हीट एब्जॉर्ब करे तो पॉजिटिव होता है, और अगर हीट रिलीज करे तो नेगेटिव होता है। तो आपके पास वर्क डन आ गया, आपके पास हीट आ गई, और आपसे फाइनल इंटरनल एनर्जी मांग रहा है। फाइनल इंटरनल एनर्जी को मैंने लिखा, चलो मुझे यूएफ निकाल के दिखाना है। एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की जगह पे आएगा -40, डेल्टा यू की जगह पे आएगा -20। सॉरी, डेल्टा यू तो हमें निकालना है, डेल्टा यू, और डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे आएगा -20। -20 वहां जाएगा तो +20 हो जाएगा। तो डेल्टा यू का जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू -20 जूल्स। अब देखो डेल्टा यू नजर आ रहा है, डेल्टा यू का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज निकालने का तरीका होता है फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -20 के बराबर। अब मुझे बताओ उसने इनिशियल एनर्जी कितनी दी है, जरा पढ़ेंगे। इनिशियल इंटरनल एनर्जी 70 दे रहा है। बेटा इनिशियल इंटरनल एनर्जी का मतलब आपको यूआई दे रहा है। अब यूआई की जगह पे यहाँ पे 70 आ जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगी यू एफ -70 इज इक्वल टू -20, क्योंकि यू आई की जगह पे -70 आ गया। -70 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू एफ इज इक्वल टू -20 प्लस 70। बेटा -20 और +70 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 50 जूल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 50 जूल्स। तो ये एमसीक्यू भी आसान था, लेकिन बड़ा टेक्निकल किस्म का हो गया क्योंकि मैथमेटिक्स इसमें शामिल हो गई, तो अब आपको मुश्किल लग रहा होगा। एमसीक्यू नंबर 31 के बाद 32 नजर आ रहा है। एमसीक्यू में आपसे कह रहा है अ सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी वेयर टू प्रोसेस 1 and 2 एज शोन इन द फिगर। आपके सामने सिस्टम में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सिस्टम प्रोसेस 2 से गया, प्रोसेस ए से गया। अच्छा, 1.1 नजर आ रहा है और 1.2 नजर आ रहा है। और आपसे कह रहा है कि डेल्टा यू वन, इफ डेल्टा यू वन एंड डेल्टा यू टू आर द चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जीज इन द प्रोसेस 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। बेटा आपकी जो इंटरनल एनर्जी है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। पाथ पे डिपेंड ना करने का मतलब, यानी चाहे ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, इंटरनल एनर्जी आपकी में जो चेंज आएगा वो दोनों में सेम आएगा। देखो वर्क डन पे तो फर्क पड़ सकता है। वर्क डन पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं नीचे वाले का वर्क डन निकालूं तो नीचे वाले के वर्क डन में सिर्फ इतना एरिया आएगा, और अगर ऊपर वाले का वर्क डन निकालूंगा 2 वाले का तो उसके वर्क डन में ये भी इजाफा हो जाएगा। वर्क डन पे तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी बेटा, इंटरनल एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ रहा। यानी इंटरनल एनर्जी दोनों की सेम होगी। तो अब जरा बात जहन में रखनी है कि भाई कोई भी रास्ता अपनाए, पार्ट 1 से जाए पार्ट 2 से जाए, दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। एमसीक्यू नंबर 33 में आपसे कह रहा है बाय रबिंग द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर देयर इंटरनल एनर्जी डैश। बेटा अब अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे, इस तरीके से मैं इन दोनों को आपस में रब कर रहा हूँ। अब इन दोनों को जब आपस में रब कर रहे होंगे तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आपने तो पढ़ा है टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है उसकी इंटरनल एनर्जी से। अब मैं इसको लिख के भी दिखा दूं, इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से। अब अगर दोनों को रब करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 34 भी आसान सा एमसीक्यू नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 34 में आपसे कहा द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली। फिर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और दोनों का रिलेशन डायरेक्ट है। तो ऑलरेडी ये बात आपको पढ़ा के आ चुका हूँ, तो ज्यादा लंबी करने की इसमें जरूरत नहीं। एमसीक्यू नंबर 35 देखेंगे। 35 में आपसे नजर आ रहा है इफ अ सिस्टम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम का मतलब आपने वॉल्यूम को कम कर दिया। अब बात समझाने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी डायग्राम कंप्लीट करता हूँ आपके सामने। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम का मतलब देखो, पहला वाला जो वॉल्यूम होगा आप बोलेंगे सर ये होगा V1, जबकि अगर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, अब जो नया वॉल्यूम होगा बेटा, ये नया वॉल्यूम मैंने बना के दिखाया, ये रहा नया वॉल्यूम। नया वॉल्यूम होगा V2। मुझे बताओ चेंज इन वॉल्यूम कैसे आएगा, तो आप बोलेंगे सर चेंज इन वॉल्यूम आएगा V2 में से V1 को माइनस करेंगे। बेटा जो आपके वॉल्यूम का आंसर है वो नेगेटिव में आएगा। माइनस में क्यों आएगा आपका आंसर? बेटा आपका आंसर इसलिए माइनस में आएगा क्योंकि देखो ना, V2 कम है, V1 ज्यादा है, और कम में से ज्यादा माइनस करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा। अब ये बात देखने के बाद मैं आपसे बात एक और शेयर करूंगा। देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब अगर वॉल्यूम नेगेटिव में है, इसका मतलब जो आपका वर्क डन है वो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास क्या, ऑप्शन नंबर सी। जबकि एमसीक्यू नंबर 36 आपसे कह रहा है द वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस तो आप सब नहीं पढ़ा हुआ है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है कि वर्क डन नहीं होता। आपने इस तरीके से पिस्टन को यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स करके दिखाया। अब जब मैंने पिस्टन को फिक्स कर दिया, इसका मतलब अब वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन जीरो हो गया। इसका मतलब यही तो आपसे पूछ रहा है कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन भी नहीं हो रहा। वॉल्यूम का चेंज भी जीरो होता है, वर्क डन भी जीरो होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जीरो इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 37 पढ़ेंगे। 37 में क्या कह रहा है? 37 एमसीक्यू में आपसे कह रहा था अ सिस्टम अंडरगोस द साइकिल ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस डब्ल्यू एक्स वाई जेड और देन डब्ल्यू। यानी डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, एक्स पे गया, वाई पर आया, जेड पर आया, वापसी डब्ल्यू पर आया। और आपसे कह रहा है क्या निकाल के दिखाइए, नेट वर्डन निकाल के दिखाइए। बेटा कभी भी कोई कर्व बना हुआ होता है, इस कर्व के अंदर ये जो जगह नजर आ रही होती है ये वर्डन को शो करता है। अच्छा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वैल्यूज को मैं वैल्यूज को जरा सही कर दूं। ये प्रेशर की वैल्यू में 10 की पावर 5 लिखा जाएगा, और वॉल्यूम की वैल्यू को मैं कंफर्म करता हूँ, और वॉल्यूम की वैल्यू में आई थिंक 10 की पावर -3 है। एक 10 की पावर 5 है, 10 की पावर -3 है। ये मैंने दोनों को लिख के दिखाया। अच्छा अब आपसे नेट वर्कडन मांग रहा है। वर्कडन का मैंने एरिया आपको बता दिया, इस एरिया को कैलकुलेट करना है। अब ये शेप आपको वाजे तौर पे नजर आ रही है, शेप रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आप बोलेंगे सर इसकी जो लेंथ नजर आ रही है
ये रही लेंथ। लेंथ कितनी नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर लेंथ नजर आ रही है 1 से 3 तक का मतलब हो गया लेंथ नजर आ रही है 2 आएगा। लेकिन साथ में 10 की पावर भी लिखेंगे, 10 की पावर हो जाएगी मेरे पास कितनी, -3। जबकि जो इसकी ब्रेथ नजर आ रही है बेटा, वो ब्रेथ ये नजर आ रही। ब्रेथ आपको कितनी नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर ब्रेथ नजर आ रही है 2 से लेकर 3 तक मतलब 1 नजर आ रही है। तो ये आएगा 1 और 10 की पावर हो जाएगी मेरे पास कितनी, 5 हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2। 10 की पावर 5 और 10 की पावर -3 को करेंगे तो 10 की पावर 2 बचेगा। बेटा 10 का स्क्वायर होता है 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200 जूल। लेकिन एक मसला है, अब आंसर प्लस में होगा या आंसर माइनस में होगा। तो अब आप देखो उसने कहा है वर्क डन बाय द गैस। बाय द गैस का मतलब हो गया आपसे बात कर रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम। और बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव है तो करेक्ट आंसर मार्क करके दिखा दिया। अगले एमसीक्यू देखेंगे, अगले एमसीक्यू में क्या बोल रहा है। एमसीक्यू नंबर 38 में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। अच्छा, आपसे हीट एब्जॉर्ब मांग रहा है। हीट एब्जॉर्ब का मतलब आपसे कह रहा है डेल्टा क्यू निकाल के दिखाइए। अब मैं आपको एक फॉर्मूला शो करूंगा। फॉर्मूला आपके पास है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, बल्कि इसको यहाँ लेफ्ट पे लिख लेते हैं। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बताइए क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है। आप बोलेंगे यस सर ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है जहां से स्टार्ट हो रहा है वापसी वहीं पर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कहलाएगा मेरे पास साइक्लिक प्रोसेस। अब अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है, बेटा याद रखिएगा साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो के बराबर होता है। मैं क्या बात आपसे कर रहा हूँ, मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ बेटा साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा हमेशा इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो के बराबर है, क्योंकि वो जहां से स्टार्ट हो रहा है वापसी वहीं पर आ रहा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो नहीं हो रहा। लेट्स सपोज एक बॉडी है, इसको मैंने 10 से स्टार्ट करा, इसका टेम्परेचर 10 से बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, टेम्परेचर 10 से 100 करा और 100 से चल के वो वापसी 10 पर आ गया, इसका मतलब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ। तो सेम बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो होगा। अब मुझे मेरी बात को कंफर्म कीजिएगा, बेटा इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो के बराबर है, तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। ये रही इक्वेशन मेरे पास, यानी जो भी हीट एनर्जी है वो बराबर होगी वर्क डन के। तो मैंने लिख के दिखाया सर जो हीट एब्जॉर्ब, यानी अगर वो हीट एब्जॉर्ब की बात करें तो आप वर्क डन निकाल लीजिए, वर्क डन के ही बराबर होगा। और वर्क डन निकालने का तरीका है आप क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। इट्स मीन दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया। आपको इसका बेटा एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया कैलकुलेट करके दिखाना है। अब इसका कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए, ये सर्कल है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आप बोलेंगे राइट पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। जबकि मैंने रेडियस को ऐसे करके लिखा आर मल्टीप्लाई बाय आर। क्योंकि अब मेरे पास जो रेडियस शो होंगे वो रेडियस अगर मैं बताऊं तो इसको रेडियस आपको इस तरीके से कंसीडर करना पड़ेगा। रेडियस की यहाँ से भी वैल्यूज लिखेंगे आप, ये वैल्यू, और रेडियस की यहाँ से भी वैल्यू लिखेंगे आप, दोनों वैल्यूज आपको मेंशन करने पड़ेंगे। अब आप मुझे बताओ ये पूरा जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ये कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये 300 से 300 का मतलब ये डिस्टेंस होगा 200। अब अगर इस डिस्टेंस का आप हाफ करेंगे तो हाफ करने के बाद ये जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ये डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है, सिर्फ 100 नजर आएगा। भाई यही बात तो मैं बता रहा हूँ, 100 से 300 तक कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। लेकिन अगर इसका आप हाफ करोगे तो ये सिर्फ 100 आएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखना चाहा, मैं इसको लिखना चाह रहा था पाई की जगह पे आ जाएगा 3.142। बेटा रेडियस नजर आ रहा था पहला वाला तो इसकी जगह पे आ जाएगा कौन, 100। लेकिन एक मसला है, ये दिया हुआ था किलो पास्कल। देखो ना आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है किलो पास्कल केपीए। मैं इसको लिखना चाह रहा था सर ये लिखा हुआ नजर आ रहा है केपीए। केपी का मतलब है किलो पास्कल और किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, यानी 100 भी लिखेंगे और साथ साथ 10 की पावर 3 भी लिखेंगे। तो ये बेटा थोड़ी सी मुश्किल बात थी जो मैंने आपको बताई। मुझे वॉल्यूम कंफर्म कीजिएगा बेटा, वॉल्यूम 200 से 400 तक वॉल्यूम होगा 200। भाई 200 से 400 तक जो वॉल्यूम होगा वो 200 ही होगा ना। मुझे इसका हाफ करना है तो मुझे बताओ, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 100 ही होगा, क्योंकि सर्कल बना हुआ है, सर्कल का डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज सेम होता है। आपने इसको भी लिख के दिखाया, मतलब ये सर्कल बना हुआ था, सर्कल में ये जो रेडियस आ रहा था ये मेरे पास कितना आ रहा था, 100। और ये जो आ रहा है डिस्टेंस ये भी मेरे पास कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। मैंने दोनों डिस्टेंस को आपके सामने बना के दिखाया। इस डिस्टेंस के बाद आप जरा बात समझिएगा और इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा। मुझे जीरोस काउंट करके बताइए कितने आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर 1 2 3 4,
यानी जीरो 4 नजर आ रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा मैच कीजिएगा। 3.142 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, 4 जीरो तो 10 की पावर 4, और एक नजर आ रहा है 10 की पावर 3। अब आप 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल बी 10 की पावर 7, 3.142 एक्सपोनेंशियल 7। अब आप क्योंकि आंसर को मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी नजर तो आ रहा है, लेकिन इसमें मसला है। इसमें 31.4 लिखा है और डेसिमल को एक दफा आगे बढ़ाया। डेसिमल को अगर एक दफा आगे बढ़ाएंगे सो इट विल बिकम, ये जो बन जाएगा बेटा वो क्या बनेगा, 31.42 एक्सपोनेंशियल 6, पावर में से कम कर देंगे और आंसर जूल्स में आएगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो लिटरली बेटा इस सवाल में भी आपको यकीनन कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिलेगा। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सवाल है जो सवाल मैंने आपसे शेयर किया, और उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप लोगों को क्लियर होगा। एमसीक्यू नंबर 38 देखने के बाद अगले एमसीक्यू की तरफ आएंगे। एमसीक्यू नंबर 39, 39 में क्या बोला, 39 पढ़ेंगे। 39 में आपसे कह रहा है वर्क डन बाय द एयर, वर्क डन मांग रहा है आपसे, डेल्टा डब्ल्यू आपसे मांग रहा है। व्हेन इट एक्सपेंड फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर्स, मुझे बताइए वर्क डन का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। आप बोलेंगे यस सर। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बताइए कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 150 में से 50 को माइनस करेंगे, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम का निकालने का तरीका होता है ना, दोनों को माइनस कर दीजिए। दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 100 लीटर्स। मैंने इसका मतलब डेल्टा वी को लिख के दिखाया, डेल्टा वी नजर आ रहा था। डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना लीटर्स, सर इसको मैंने मेंशन किया, डेल्टा वी इज इक्वल टू 100 लीटर्स। इन 100 लीटर्स को मैं चाह रहा था मीटर क्यूब में करना, क्योंकि सवाल आपका टोटली गलत हो जाएगा। आपका वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होना चाहिए, और यहाँ मुझे नजर आ रहा है लीटर्स में। तो लीटर्स को मीटर क्यूब में करने के लिए बेटा ये जो 100 नजर आ रहा है, इस 100 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। सो अब ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, मीटर क्यूब में, क्योंकि आपने कन्वर्जन बेटा पता नहीं याद होगी नहीं याद होगी, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। अच्छा, अब डेल्टा भी आपने निकाला, जबकि कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर आपको बता रहा है 2 एटीएम, मैंने लिखा प्रेशर मुझे दे रहा है 2 एटीएम। अब बेटा ये कन्वर्जन भी आपको पता होगी, और मैं जैसे लिखूंगा आपको याद आ जाएगा। सर हमने तो ये पढ़ा है 1 एटीएम बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसको भी लिखने की सही जगह नहीं है, मैं इसको कहाँ लिखूं, चलो यहाँ लिख देते हैं। इस जगह पे 1 एटीएम बराबर होता है 1.01 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 1.01 से मैंने इसको डायरेक्ट 1 लिख दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसका मतलब 1 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप अगर 1 एक्सपोनेंशियल 5 से, तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा 2 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। बेटा फॉर्मूले में अब अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। मेरे पास पी कितना नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर पी नजर आ रहा है 2 एक्सपोनेंशियल 5, और डेल्टा वी नजर आ रहा है मेरे पास कितना, 100 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1000 बेटा सॉल्व करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, आप बोलेंगे यस सर। ये बच गया 2 एक्सपोनेंशियल 5, नीचे से 10 जो बचेगा, ये 10 को ऊपर लेकर आ गए। भाई ये 10 बचता हुआ नजर आ रहा है, इस 10 को अगर आप ऊपर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -1। यानी इस 10 को आप नीचे से ऊपर लेकर आ गए, ये 10 जो नजर आ रहा था, इस 10 को अगर आप ऊपर लेकर आओगे 10 की पावर -1। अब इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा। एक 10 की पावर 5 नजर आ रहा है, जबकि दूसरा 10 की पावर -1 नजर आ रहा है। सो आंसर आएगा 10 की पावर 4, और इसका यूनिट हो जाएगा जूल्स। तो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 एक्सपोनेंशियल 4 जूल्स। तो मेरे ख्याल में सवाल आसान करने की कोशिश तो करी, लेकिन कन्वर्जन बेटा आपको देखने पड़ेंगी कि प्रेशर किस में होना चाहिए, वॉल्यूम किस में होना चाहिए। अगर ये बातें आपको बताऊंगी तो यू विल डेफिनेटली नो द करेक्ट आंसर, आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 39 के बाद एमसीक्यू नंबर 40। 40 एमसीक्यू में क्या कह रहा है, 40 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 40 में अब क्या कह रहा था वो बात पढ़ लेते हैं। सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी थ्रू दी थ्री डिफरेंट पार्ट, थ्री डिफरेंट पार्ट्स 1 2 एंड 3। ये आपको 1 नजर आ रहा है, ये 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है, और आपसे बोल रहा है वर्क डन इज मैक्सिमम।
बेटा अगर आपको वर्डन मैक्सिमम चाहिए तो मैंने याद होगा वर्डन पीवी कर्व से वर्डन निकालने का तरीका होता है, पीवी कर्व का आप एरिया निकालते हैं, एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया एरिया अंडर द पीवी कर्व, पीवी कर्व के अगर आप अंडर एरिया निकालेंगे तो वर्क डन को शो करेगा। अब आप मुझे बताइए प्रोसेस 3 का वर्क डन तो बहुत कम है, सिर्फ ये इतना सा नजर आ रहा है, इसका वर्क डन कम है। देखो अगर 2 को देखोगे तो 2 और ज्यादा हो जाएगा, अब ये वर्क डन और बढ़ गया, ये इतना ज्यादा हो गया। लेकिन जब आप 1 को काउंट करोगे तो 1 में ये सारा हिस्सा आ जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो वर्क डन हो रहा है वो किसके अंडर हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा जो वर्क डन हो रहा है वो अंडर 1 वाले के हो रहा है, मतलब 1 में ये सारा का सारा काउंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग काउंट होगी। इसका मतलब मैक्सिमम वर्क डन जो है वो कौन से प्रोसेस में है, मैक्सिमम वर्क डन प्रोसेस 1 में हो रहा है। सो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोसेस 1। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी भाई, जिसका एरिया सबसे ज्यादा उसका वर्क डन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इस बात को देखने के बाद आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 41। 41 में क्या कह रहा है, तो 41 एमसीक्यू में आपसे कह रहा था what's the total work performed on the gas if it's transformed from a state A to C। ओके मैं इसको करेक्ट करूं, ये A होगा, ये B होगा और वो C। अच्छा ये भी इश्यू इसमें नजर आ रहा है, इट शुड बी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होना चाहिए, मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट किया। अब आपको वर्क डन मालूम करना है। देखो वर्क डन निकालने के लिए आपने ऑलरेडी बात पढ़ी कि वर्क डन अगर चाहिए होता है तो जो चीज आप निकालते हैं वो कहलाती है एरिया, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके हो सकता है शायद स्क्रीन स्टॉप हो गई हो, तो बात को मैं दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। मैं आपसे बात कर रहा था बेटा अगर आपको वर्क डन चाहिए तो वर्क डन का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड एरिया, आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया कैसे निकालें, एरिया निकालने के लिए ये बात देखो, अब आपके सामने पीवी कर्व बना हुआ नजर आ रहा है, इस तरीके से मैंने लाइन बनाई ये, और ये जगह नजर आ रही है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए जब आप इसका एरिया निकालने के लिए जाएंगे तो मुझे जवाब दीजिएगा, ये एरिया ऐसे निकलेगा इसका, ये इसका एरिया है। अब इसका एरिया अगर निकालना है तो एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मुझे इसकी लेंथ बता दीजिए, लेंथ कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे सर लेंथ आ रही है 10 से 25 तक का मतलब लेंथ आएगी 15। भाई ऐसी है ना 10 से 25 तक, फिर भी नहीं आ रहा तो बेटा ऐसे कर लेना, 25 में से 10 निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 15। जबकि 10 की पावर जो नजर आ रही है बेटा वो 10 की पावर लिखी हुई नजर आ रही है -3, इसका मतलब ऐसे लिखोगे 15 एक्सपोनेंट -3, क्योंकि 10 की पावर -3 नजर आ रही है। जबकि जो ब्रेथ नजर आ रही है बेटा, ब्रेथ ब्रेथ की अगर आप बात करेंगे तो ब्रेथ जो मुझे नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है, वन फ्रॉम 1 till 3, 1 से लेकर 3 तक। अब आप मुझे बताओ ये जो ब्रेथ नजर आ रही है 2 नजर आ रही है, कैसे निकालेंगे, तो ये भी ऐसे निकालेंगे बेटा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। जबकि 10 की पावर इसमें जो नजर आ रही है वो 10 की पावर नजर आ रही है आपको 5। सो ये बन जाएगा मेरे पास 10 की पावर 5। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी मुझे लग रहा है कि मैंने मिस्टेक कर दी, मुझे ब्रेथ पूरी काउंट करनी थी, ये मैंने मिस्टेक करी, इसको करेक्ट करते हैं, सॉरी बेटा। एक मिनट इसको करेक्ट करेंगे, ये रहा इसका नीचे तक का, क्योंकि पूरा एरिया चाहिए तो पूरे एरिया के लिए आपको पूरी ब्रेथ चाहिए होगी, तो ब्रेथ जो नजर आ रही है मुझे, अब इसको माइनस करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो 0 से 3 तक है, तो ब्रेथ मेरे पास 3 आएगी। सो बेटा ये लाजमी होना चाहिए था 3, मैंने इसको 3 लिख के दिखाया। तो लेंथ नजर आ रही है 15, ब्रेथ नजर आ रही है 3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 15 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 45, जबकि एक नजर आ रहा है 10 की पावर -3 और एक नजर आ रहा है 10 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2, ये तो पता ही होगा बेटा। 10 की पावर 5 लिखा है, 10 की पावर -3 लिखा है, बेसिस सेम होती हैं तो आप पावर को ऐड करते हैं, अगर पावर को ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा मेरे पास कितना 10 की पावर, सॉरी 10 की पावर 2 बनेगा। अब 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर होता है बेटा 100, तो 45 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बन जाएगा आपके पास 4500। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4500 जूल्स। उम्मीद करता हूँ बेटा मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि एमसीक्यू नंबर 41 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी है। एमसीक्यू नंबर 41 के बाद इसी तरह का एमसीक्यू नजर आ रहा है मुझे, एमसीक्यू नंबर 42। एमसीक्यू नंबर 42 में आपसे कह रहा है एन आइडियल गैस इज टेकन अराउंड ए बी सी ए एज शोन इन द प्रोसेस। ये प्रोसेस बना हुआ नजर आ रहा है ए बी सी, यानी ए से बी गया, बी से सी आया और सी से फिर दोबारा ए चला गया, इस तरीके से। और अब आपसे कह रहा है इसका मुझे वर्डन बताइए, तो आपको बेटा ऑलरेडी पता है
पीवी कर्व का अगर वर्क डन चाहिए होता है तो जो चीज आप फाइंड आउट करते हैं ये कहलाती है मेरे पास एरिया। मुझे एरिया निकाल के दिखाना है, मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने का तरीका क्या है, तो ये बात भी आपसे शेयर करेंगे। बेटा ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये जो शेप बनी हुई नजर आ रही है ये शेप कहलाएगी ट्राइंगल। तो आपको जो एरिया लिखना पड़ेगा बेटा वो एरिया कहलाएगा मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला नजर आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे बताओ बेस कहाँ से कहाँ तक है बेस? तो आप बोलेंगे सर बेस में वॉल्यूम लिखा हुआ है। मुझे पढ़ के बताइए वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। वॉल्यूम में देखो मैं स्टार बना रहा हूँ, इन स्टार्स को मैच कीजिएगा, एक वी नजर आ रहा है एक थ्री वी नजर आ रहा है। तो वॉल्यूम बताओ कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ? तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम निकालने के लिए, ये देखिए कैसे, वॉल्यूम निकालने के लिए थ्री वी और वी को आपने आपस में माइनस करा। अगर आप थ्री वी और वी को माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा मेरे पास कितना वी, टू वी। इसका मतलब जो वॉल्यूम आ रहा है वो टू वी आ रहा है। जबकि ये जो नजर आ रहा है बेटा ये इसकी हाइट कहलाएगी, यानी एक ब्रेथ हो गई, एक हाइट कहलाएगी। अब आप हाइट सिमिलरली देखो बेटा, हाइट निकालने के लिए भी प्रेशर्स को माइनस करेंगे। एक प्रेशर नजर आ रहा है थ्री पी, एक नजर आ रहा है पी। तो थ्री पी में से पी को माइनस करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा कितना, टू पी आ जाएगा। तो मैंने प्रेशर टू पी लिख के दिखाया। अच्छा इसमें से मजीद अगर बात को हाईलाइट करूंगा तो ये कहला रही है मेरे पास बेस और ये कहला रही है मेरे पास हाइट। अब आप इसमें रखिए ना, ये हो जाएगा फॉर्मूला हाफ। बताओ बेस की जगह कौन आएगा? तो आप बोलेंगे बेस की जगह टू वी और हाइट की जगह पे आएगा टू पी। टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो जो बचेगा वो कौन बचेगा, टू पीवी बचेगा। और टू पीवी का मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेटा ये मुझे बेहतरीन सवाल लगा है, मतलब मैं अगर पूरी वर्कशीट की बात करूं तो पूरी वर्कशीट में सबसे ज्यादा जो बेस्ट मुझे क्वेश्चन लगा वो इस वक्त लगा जो मैंने आपको करवाया एमसीक्यू नंबर 42। 42 के बाद एमसीक्यू नंबर 43 के पास आएंगे। 43 आसान आसान एमसीक्यू है। द सिस्टम इन विच देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस इस बाउंड्री इज कॉल्ड डैश। बेटा जिसमें मास ट्रांसफर होता है वो कहलाता है ओपन सिस्टम। या आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें मास ट्रांसफर होता है वो ओपन सिस्टम कहलाता है। जिसमें मास ट्रांसफर ना हो, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो, ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो, वो कहलाता है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी ट्रांसफर हो तो क्लोज सिस्टम। जबकि तीसरा वाला लिखा हुआ है द सिस्टम इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास एंड हीट एनर्जी। ना मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये मेरे पास कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो मेरे ख्याल में ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 43 के बाद 44 45 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं? 45 में आपसे कहा गया अ सिस्टम इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है विच कैन चेंज, जो चेंज हो सकता है। वेरिएबल का मतलब है विच कैन चेंज। मुझे बताओ प्रेशर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज कैन चेंज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 45 का। 45 के बाद नजर आ रहा है 46। 46 में आपसे कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो बेटा थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स तो पहली बात तो है ही नहीं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में जब आप बात करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर की बात करते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में। जबकि सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बेटा अगर आप बात करते हैं तो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में आपने याद होगा स्टेटमेंट बढ़ाई जाती है, केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, इसके एपरेटर्स की बात करते हैं। जबकि जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर की बात की जाती है। अब जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा भी होगा, कुछ ना कुछ आपको पता होगा, तो मैं आपको बात अगर शेयर करूं, मैं अगर बताऊं मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो यहाँ से हीट फ्लो नहीं होगी, यहाँ से कोई हीट फ्लो नहीं होगी। हीट क्यों नहीं फ्लो होगी? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। और ये दोनों मेरे पास कहलाएंगे बोथ आर कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा तो वो बॉडीज कहलाती हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे, और ये कहलाता है मेरे पास जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक, और यही टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो ज्यादा इसमें खैर लंबी नहीं करते वरना लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है, फिर और लंबी बातें उसमें ऐड हो जाएंगी। मैं आगे बढ़ता रहूंगा। एमसीक्यू नंबर 47 में क्या कह रहा है? तो आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेस। भाई किसी में इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, किसी में नहीं होगी। भाई इंटरनल एनर्जी जीरो होती है अगर मैं आपसे बात करूं,
आइसोथर्मल में चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज जीरो इन आइसोथर्मल। इसका मतलब सब में तो नहीं होती, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, क्योंकि एडियाबेटिक में वर्क डन ऑलवेज जीरो। भाई वर्क डन जीरो के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मर्जी है, वर्क डन जीरो नहीं होता, ऑलवेज जीरो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस भी कट गया। द चेंज इन एंट्रोपी, बेटा एंट्रोपी में चेंज भी जीरो हो सकता, मतलब उसने कहा कैन नेवर बी जीरो, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगी या गलत? तो वो आपसे बोल रहा है चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी जीरो, मतलब चेंज ऑफ एंट्रोपी कभी जीरो नहीं हो सकती। बेटा जीरो हो सकती है, एंट्रोपी में चेंज जीरो हो सकता है। कार्नोट इंजन की अगर बात करें तो चेंज ऑफ एंट्रोपी उसमें जीरो होता है। कार्नोट इंजन में चेंज ऑफ एंट्रोपी जीरो, ये बात तो इसका मतलब जीरो हो सकती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। बेटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी समझना पड़ेगा आपको, बी में क्या कह रहा है। बी में आपसे बात कर रहा है इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है मेरे पास अगर दो प्रोसेस हैं, मैंने पीवी बनाया, मेरा एक प्रोसेस ऐसे ऊपर से गया और एक प्रोसेस नीचे से गया, अब वो कोई सी भी रास्ते से जाए, चाहे ऊपर वाले रास्ते से जाए चाहे नीचे वाले रास्ते से जाए, दोनों इंटरनल एनर्जी सेम होगी। यानी स्टेट फंक्शन कहलाते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, दीज आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। ये मेरे पास स्टेट फंक्शन कहलाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो सकता है कि भाई दोनों के दोनों आपके स्टेट, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा इंटरनल एनर्जी भी और इंट्रोपी भी दोनों के दोनों आपके स्टेट फंक्शन है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करते। लास्ट के एमसीक्यू नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 48। 48 में क्या कह रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। बेटा याद है ये स्टेटमेंट कौन सी कहलाती थी? बेटा ये स्टेटमेंट कहलाती थी आपके पास क्लॉजियस स्टेटमेंट। और क्लॉजियस स्टेटमेंट में जो आपने बात पढ़ी है वो एग्जाम्पल पढ़ी होगी रेफ्रिजरेटर की। जबकि एमसीक्यू नंबर 49 में नजर आ रहा है विच स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड ऑन द हीट इंजन। तो बेटा हीट इंजन के लिए आपने केल्विन स्टेटमेंट पढ़ी, केल्विन स्टेटमेंट अगर पढ़ के बताऊं तो केल्विन स्टेटमेंट कहलाती है, केल्विन स्टेटमेंट है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, ये तो उसकी क्लॉजियस स्टेटमेंट की हो गई। केल्विन स्टेटमेंट सारी की सारी हीट एनर्जी को, सारी की सारी हीट एनर्जी को अपनी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपके पास कुछ ना कुछ लॉस लाजमी होता है। इसमें पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होगी बल्कि कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, लॉस भी शामिल होगा। तो ये आपके पास एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने आपको ओवरव्यू कर दी, कैल्विन स्टेटमेंट। जबकि लास्ट एमसीक्यू आपको नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 50। 50 में कह रहा है द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज, यही बात तो मैं भी बता रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नजर आ रहा है कि नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस लाजमी होते हैं, लॉसेस उसमें लाजमी होंगे, यानी सारी की सारी हीट एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ये इसकी खैर स्टेटमेंट है, बाकी आप पढ़ लीजिए, बाकी स्टेटमेंट ऐसे बातें गलत होंगी कि रेफ्रिजरेटर कैन रिड्यूस द टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट जीरो। भाई एब्सोल्यूट जीरो कभी आ ही नहीं सकता, टेम्परेचर जीरो केल्विन कभी हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। द होल ऑफ द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी सम हीट इंजन वर्किंग इन रिवर्सिबल प्रोसेस एफिशिएंसी 100% बेटा कभी भी नहीं हो सकती। तो अब ये 50 एमसीक्यू से अच्छा खासा लेक्चर लेंदी हो गया, मैं लेक्चर को यहाँ पे एंड करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।